हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हमने फर्स्ट सेमेस्टर के जीई पेपर हिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर चर्चा की है और साथ ही साथ उसके रेफरेंस बुक के बारे में भी बताया है। और वीडियो के लास्ट में हमने जो है क्वेश्चन पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में भी विस्तृत रूप से बताया है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के जी हिस्ट्री में आप लोगों को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और उसके लिए कौन सी किताबें अच्छी हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जी हिस्ट्री में दोस्तों आप लोगों को एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है और वो भी प्रारंभ से लेकर के प्री गुप्ता ईज तक का ही इतिहास आप लोगों को इसमें जानना है फर्स्ट सेमेस्टर जी में। तो आइए देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है सर्वे ऑफ सोर्सेस एंड अप्रोचेस टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, लिटरेरी वर्क्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, अर्थात कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और उसके दृष्टिकोण के बारे में जानना है। और प्राचीन भारतीय इतिहास का जो स्रोत है वो लिटरेरी स्रोत और लिटरेरी वर्क क्या है और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है, अर्थात कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं उसके बारे में आप लोगों को इसमें जानना है। ये पहला टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से ज़रूर तैयार कर लें। दूसरा टॉपिक आप लोगों का है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कल्चर, सिविलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, अर्थात कि कल्चर, सिविलाइजेशन और अर्बनाइजेशन अर्थात कि संस्कृति, सभ्यता और नगरीकरण का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आप लोगों को जानना है। एंड थर्ड टॉपिक है प्रोटो हिस्ट्री। इसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन आता है प्रोटो हिस्ट्री मतलब आदि इतिहास में। इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोगों को जानना है कि हड़प्पा सभ्यता का ओरिजिन कैसे हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात विस्तार कहाँ कहाँ था, उसके मार्फोलॉजी ऑफ मेजर साइट्स मतलब जो उसके महत्वपूर्ण क्षेत्र थे उसका मार्फोलॉजी कैसा था, ये इसके बारे में आप लोगों को जानना है। इसकी विशेषता कैसे क्या थी ये जानना है और इसका डिक्लाइन अर्थात इसका पतन कैसे हुआ इसके बारे में आप लोगों को इस टॉपिक में जानना है। ये हड़प्पा सभ्यता का जो टॉपिक है वो हर बार हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आप लोग इसे बहुत अच्छे से तैयार करें। एंड फोर्थ टॉपिक है आप लोगों का द वैदिक सिविलाइजेशंस, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड रिलीजन इज रिफ्लेक्टेड इन वैदिक लिटरेचर, अर्थात कि वैदिक सभ्यता के बारे में आप लोगों को जानना है, जिसके वैदिक सभ्यता में उसके समाज को जानना है, उसकी अर्थव्यवस्था को, राजनीति और धर्म को जानना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि ये जो जानकारी है कि वैदिक सभ्यता के समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और धर्म के बारे में, वो वैदिक सभ्यता वैदिक जो ग्रंथ थे उसमें क्या बताया गया है उसी के आधार पे आप लोगों को इसके बारे में जानना है। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का रिलीजियस मूवमेंट, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, अर्थात कि धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में आप लोगों को जानना है। यहाँ पे ध्यान रखें कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है वह धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था और उसी में कई संप्रदाय जो है वो अस्तित्व में आए थे, लेकिन उसमें से जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो था वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और इसी के बारे में आप लोगों को विशेषकर जानना है। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का द राइज ऑफ मगध इज ए पैरामाउंट पॉलिटिकल पावर, है ना, फ्रॉम हर्यक डायनेस्टी टू नंदा डायनेस्टी, अर्थात कि मगध साम्राज्य का एक पॉलिटिकल पावर के रूप में कैसे उत्कर्ष हुआ, उदय हुआ, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। और वो भी हर्यक वंश से लेकर के नंद वंश तक के बारे में आप लोगों को जानना है। क्योंकि मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष होता है, प्रारंभ होता है, वो हर्यक वंश से ही प्रारंभ होता है ना, और वो नंद वंश तक इसका काफ़ी विस्तार हो चुका होता है। इसके बाद जो है मौर्य साम्राज्य का अस्तित्व आता है मगध पर, तब उसके बारे में हम लोग अलग से जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का है द मौर्यन एम्पायर, अर्थात कि मगध साम्राज्य, इसके बारे में आप लोगों को जानना है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसके लाइफ और अचीवमेंट्स के बारे में। दूसरा है इसी में धम्म ऑफ अशोक, अर्थात कि अशोक के धम्म के बारे में जानना है। तीसरा है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात कि मौर्य प्रशासन के बारे में जानना है ना। और चौथा है डिक्लाइन, अर्थात कि मौर्य साम्राज्य का कैसे पतन हो गया इसके बारे में आप लोगों को जानना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसे भी आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का इसी में से कि अलेक्जेंडर्स इन्वेंशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स, अर्थात कि सिकंदर का भारत पर जो आक्रमण हुआ था वो आक्रमण कहाँ कहाँ हुआ
और उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट मॉरियन डेवलपमेंट्स, है ना। इसके अंतर्गत आप लोगों को इन्वेंशन एंड दियर इम्पैक्ट्स बैक्टीरियन ग्रीक सीथियन एंड कुषाण्स, अर्थात कि बैक्टीरियन ग्रीक, शक एवं कुषाण के आक्रमण और उसके प्रभाव के बारे में आप लोगों को जानना है। ये ध्यान रखें कि भारत पर जो है प्रथम विदेशी आक्रमण प्राचीन काल में यही सब लोग किए थे, इसलिए इसके बारे में आप लोगों को जानना है। इसी में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आप लोगों को जानना है पॉलिटी शुंगाज। इसके अंतर्गत पुष्यमित्र शुंग, विशेषकर पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानना है। शुंग वंश का शासक था, ये बहुत ही महान शासक था। और कुषाण शासकों के अंतर्गत आप लोगों को विशेषकर कनिष्क के बारे में जानना है। और सातवाहन वंश में आप लोगों को सिर्फ गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में ये जानना है कि इन लोगों का क्या उपलब्धि रहा है, अर्थात कि पुष्यमित्र शुंग का, कनिष्क का और गौतमीपुत्र सतकर्णी का, इन लोगों का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। इसी के अंदर थर्ड जो है इकोनॉमी के बारे में जानना है कि इस दौरान, अर्थात कि 200 से 300 ईस्वी, यहाँ पे ये ध्यान रखें कि 200 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच का जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में आप लोगों को जानना है। भूमि अनुदान, व्यापार और व्यापार मार्ग के बारे में आप लोगों को जानना है। एंड इसी के अंतर्गत थर्ड जो है आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर, अर्थात कि 200 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच का जो आर्ट और कल्चर था उसके बारे में आप लोगों को जानना है। विशेषकर गांधार एंड मथुरा कला के बारे में आप लोगों को जानना है। नेक्स्ट टॉपिक है संगम एज, है ना, अर्थात कि संगम युग के बारे में। ये दक्षिण भारत का एक युग था प्राचीन काल का, उसके बारे में आप लोगों को जानना है। इसके तहत आप लोगों को संगम युग की राजनीति जानना है, समाज जानना है, साहित्य और संस्कृति के बारे में आप लोगों को जानना है। इस तरीके से ये आप लोगों का सिलेबस था। और अब चूंकि यहाँ पे पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो अब ये जान लें कि इसके लिए कौन सी किताब पढ़ना आप लोग के लिए बेहतर होगा। तो इसके लिए आप लोग 2 या 3 किताब खरीद सकते हैं, या एक किताब भी अगर खरीदना चाहें तो रोमिला थापर का प्राचीन भारत का इतिहास आता है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, आप लोग उसे खरीद के पढ़ सकते हैं। दूसरा झाड़ श्रीमाली का बुक है, वो भी बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है, वो भी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, उसे भी आप लोग पढ़ के खरीद के पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होता है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो होता है, उसका क्या पैटर्न होता है, मतलब कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस कितने होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कितने होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने होते हैं, इस के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करें। यहाँ पे आप लोग देखें कि आप लोगों का जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा वो टोटल 80 मार्क्स का होगा, जिसमें से आप लोगों को पास करने के लिए 32 मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जो है जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव दियर आंसर्स इन दियर ऑन वर्ड्स एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल, अर्थात कि कैंडिडेट्स अर्थात परीक्षार्थी जो है वो यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, है ना। दिया है द क्वेश्चंस आर ऑफ इक्वल वैल्यूज, कि सारे क्वेश्चंस के जो मान है, जो पूर्णांक है वो बराबर है। नीचे इसका पढ़ें आप लोग, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग इन विच नंबर इज कंपल्सरी। कहने का मतलब ये है कि आपको कुल 5 सवालों के जवाब देना है, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो होता है वो कंपल्सरी है। इसे आप लोग जरूर ध्यान दें कि आप लोगों को टोटल 5 क्वेश्चंस करना होगा, जिसमें से जो पहला क्वेश्चन होगा वो कंपल्सरी होगा, उसे आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं। बाकी जो 4 क्वेश्चन बचेंगे वो दूसरे क्वेश्चन से लेकर के 9वें नंबर के क्वेश्चंस तक में कोई भी आप जो जानते हैं वो चुन के 4 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो 2 पार्ट में बटा हुआ होता है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस होते हैं, 10 नंबर के होते हैं ये, और ये 10 क्वेश्चंस होता है, अर्थात कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसमें का 4 जो है मल्टीपल चॉइस दिया हुआ रहेगा, उसमें से जो सही ऑप्शंस होगा उसके ऊपर आप लोगों को टिक करना है, उसका आंसर कॉपी में लिखना है। और इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए में, ये आप लोगों को करना ही करना है। और इसी का जो पार्ट बी है उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ये इसमें से 4 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए रहेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आप लोगों को करना है। और ये 2 क्वेश्चन जो होता है वो 5 नंबर का होता है, तो 2 × 5 5 =
10, अर्थात कि ये बी पार्ट भी जो 10 नंबर का होता है, अर्थात कि ये 10 नंबर ये और 10 नंबर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट ए वाला, ये कुल मिला के पहला जो क्वेश्चन होता है वो इस तरीके से 20 नंबर का हो गया। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 है ना, 6, 7, 8 और 9, ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक क्या क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 9 तक में कोई भी आप 4 क्वेश्चंस को चुन के आप लोग अच्छे से लिखें। तो ये 4 क्वेश्चंस और एक पहला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस टोटल आप लोगों को करने होते हैं और यही इसका पैटर्न है कि इसमें और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसका ऐसा ही होता है ना। तो इसे आप लोग अच्छे से ध्यान में मतलब दिमाग में बैठा लें। और ये फर्स्ट सेमेस्टर का जी का यही सिलेबस था और ये एग्जामिनेशन को का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न था। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।